हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्यों मैं आप लोगों के लिए एक और बायोलॉजी की वीडियो लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने आपको यानी इसी चैनल पर 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाई थी, है ना। लेकिन अभी मैं उस बायो को 11th की बायो को रोक रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। आपको भी पता है कि 12th क्लास के बायो का पेपर है 25 मार्च को, है ना। और इसीलिए बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अब 12th की बायो की वीडियो डालने वाला हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए, ये भी हमारे वो नीट प्लस सीबीएसई की सीरीज का ही कंटिन्यूएशन है। बट 11th को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया गया है। यहाँ पर अब हम 12th की बायो को करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 12th की बायो नीट में नहीं आएगी, यहाँ से ज्यादा सवाल बनेंगे और यहीं से ज्यादा वेटेज भी होता है नीट के बायो का, है ना। तो क्यों ना पहले इसको कवर कर लिया जाए। इसी हिसाब से सीबीएसई वालों का भी फायदा हो जाएगा, नीट वालों का भी फायदा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके ना, देखो याद रखना, आपके नीट के अंदर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये 8 से 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं बात कर ले अगर 12th वाले बच्चों की, तो मेरे बच्चों ये याद रखना कि ये आपका यूनिट 6 है। जब बुक खोलोगे ना आप, तो यूनिट 6 यही है और आपके यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में आपके कितने चैप्टर आते हैं? 3 चैप्टर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि आपको पढ़ के ही जाना है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट को आपको समझना पड़ेगा। चैप्टर समझने से पहले समझो कि अपने को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तो आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हम बात करने वाले किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। अब फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है ये समझना। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं। अब एंजियोस्पर्म ही एक लौता ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो कि आपका फ्लावर बियर करता है। देखो आपको दिख रहा होगा, एंजियोस्पर्म ही आपका क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, बिकॉज इट बियर फ्लावर्स। अब इनके अंदर फ्लावर आता है। अब फ्लावर क्या होता है देखना, याद रखना, फ्लावर भी बहुत काम की चीज है। फ्लावर क्या है? इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो आपके प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं अपन। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक प्लांट के अंदर क्या होता है? वो होता है फ्लावर। और जब आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करोगे एज पर नीट पर्सपेक्टिव, तो आपको एक लाइन मिलेगी जो ये कहती है, फॉर बायोलॉजिस्ट फ्लावर इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ साइन, इट इज not just a sign to convey your love, your emotion, but it is morphological and embryological marvel। समझ रहे हो? यानी बायोलॉजी की भाषा में फ्लावर कुछ और नहीं, एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। ठीक है, याद रखना, एनसीईआरटी की ही लाइन है। हो सकता है कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाए या फिर असर्शन रीजन में ये फंस जाए। देन बात कर लेते हैं। देखो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कहीं ना कहीं। देखो चैप्टर के नाम में ही लिखा पड़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके एंड प्रोडक्ट याद रखना, वो है आपके फ्रूट्स और सीड। 11th पढ़ के निकले हो तो आपको पता ही होगा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी फ्लावर के अंदर, तो आपको एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है फ्लावर का, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर देखो, वैसे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू। सबसे पहला पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, वो होता है रिसेप्टिकल। आप इसे बोलते हो रिसेप्टिकल होता है ये, ठीक है, रिसेप्टिकल, या इसी को दूसरी भाषा में हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं। क्लियर? रिसेप्टिकल या थैलेमस कहा जाता है। उसके जस्ट ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा सेपल। सेपल कुछ और नहीं, ये ग्रीनिश पार्ट होता है। देन उसके ऊपर जाओगे तो जो कलर्ड पार्ट होता है ना फ्लावर के अंदर, कलर्ड पार्ट, वो होता है आपका पेटल। अब ये कलर पार्ट क्यों होता है भाई? ये कलर पार्ट ही आपके इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका भी यूज है, ऐसा नहीं कि कोई यूजलेस है, ये भी यूजफुल है। तो ये कलर पार्ट होता है और जो आपका सेपल होता है वो ग्रीनिश पार्ट होता है। बट ये दोनों ही मिला के आपके एक्सेसरी पार्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। देन बात कर लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा स्टेमन देखने को। स्टेमन कुछ और नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन के ग्रुप को अपन क्या लेते हैं, क्या क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं, याद रखना।
वहीं उसके आगे देखोगे तो आपको एक कार्पल मिलेगा, जो कुछ और नहीं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और कार्पल के ही ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं, याद रखना। अब ये दो चीज मिला दोगे ना आप, मेल और फीमेल पार्ट को, तो ये मिला के बनाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेन चीज है फ्लावर के अंदर वो यही दो है, ठीक है ना, याद रखना। ये चीजें आपके वैसे तो 11th में है, बट यहां समझ के चलना, ओके। अब सबसे पहले अपने को पढ़ना क्या है, टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, आराम से देखना। पहला टॉपिक आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन के स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक दिखेगी लंबी सी डंडी, फिलामेंट कहते हैं जिसको, उसके ऊपर एक आपको क्या मिलेगा, एंथर देखने को मिलेगा। देखो ये रहा, ये है आपके पास ये फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट के ऊपर आपको देखो क्या मिल रहा है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहलाता है एंथर, याद रखना, भूलना मत। अब एंथर को अगर आप गौर से देखोगे, जब ट्रांसवर्जल सेक्शन देखोगे इसका, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एंथर के अंदर दो लोब होते हैं। बाई का मतलब आप जानते हो दो होता है, लोब का मतलब, लोब मतलब लोब ही होते हैं, कंपार्टमेंट बोल सकते हो, यानी इसके अंदर दो कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं, इसलिए एंथर को हम बाइलोब कहते हैं। उसी के साथ साथ हर एक लोब के अंदर आपको थीका देखने को मिलती है, जो कि सेपरेट होती है, यानी अलग कर दी जाती है बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के थ्रू। तो ये भी आप याद रखना, और इसी वजह से अपन एंथर को डाइथिकस भी कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक सवाल और याद रखना, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि जो आपका फिलामेंट है या पूरा का पूरा स्टेमन है, वो थैलेमस से अटैच होता है बाय द प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अटैच्ड है ये थैलेमस से, यहाँ पर कौन सा पार्ट है इसका, प्रोक्सिमल एंड है। और जो एंथर के पास, ये एंथर देख रहे हो, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ फिलामेंट, ये आपका कुछ और नहीं डिस्टल एंड कहलाता है, और ये चीज भी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो एक बात और जो है आपको गौर करनी है, वो ये कि जो स्टेमन है इनका नंबर और इनके लेंथ क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। वेरी मतलब अलग अलग हो सकती है, अलग अलग फ्लावर के अंदर स्टेमन की साइज और स्टेमन का नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो कभी अगर सवाल बनता है कि क्या किसी फ्लावर के अंदर या अलग अलग फ्लावर के अंदर स्टेमन का नंबर और लेंथ डिफरेंट हो सकती है, तो आप आंसर लगाओगे यस हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक खत्म। अब अगर मैं आपको एंथर का ट्रांसवर्सल सेक्शन दिखाऊं कट करके, ये आपका एंथर मानो, और इसको अपन ने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करके अपन ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको सामने से ये डायग्राम देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ये ट्रांसवर्सल सेक्शन कैसे है, तो देखो भाई हमने कुछ और नहीं किया, इसको है ना ऊपर से कट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। इसको अगर आप नीचे से दिखाओगे ना, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा, और ये कुछ और नहीं आपका एंथर ही है, ठीक है, जिसको अपन ने कट करके ऐसे जस्ट ऊपर से झांक के देख रहे हैं, ठीक। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां से आप इसको स्प्लिट कर दो बीच से, देखोगे यहां पर होगा एक लोब 1 और दूसरा आपको मिल जाएगा लोब 2, ठीक है। यहां पर मैंने कहा था बाई लोब होता है, तो देखो एक लोब, दो लोब हो गए। मैंने ये भी कहा था डाइथिकस होता है, तो देखो यहां पर एक थीका मिल रहा है, ये रहा थीका, ठीक है, फिर यहां पर भी थीका है, और यहां पे भी आपको थीका मिलेगा, और यहां से देखोगे ना, यहाँ बीच में से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब यहाँ पर जनरली होता ही है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है बीच में से, ठीक है भाई। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है ना, स्प्लिट मतलब आपके लोब को यहाँ से कट कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं डाइथिकस भी है ना। अब आपको एक चीज जो अच्छे से रिमेंबर करके रखनी है अपने लिए, वो ये है कि एंथर का हर एक कोना, हर एक कॉर्नर, जैसे कि मैं बोल रहा हूं ना, ये वाला पार्ट यहां से ये वाला पूरा एक पार्ट आपका कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ईच कॉर्नर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, और हर एक स्पोरेंजिया आगे जाकर जब वो मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पॉलन सैक में। क्लियर बच्चों, ये चीजें याद रखना, बहुत काम की चीजें, बहुत डायग्राम को बहुत कंसिस्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपका सीबीएसई भी आप फोड़ दो, और 4 मई को नीट के एग्जाम में आप बायो में भी 360 में से 360 लेकर आओ, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर याद रखना, एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको और भी लेयर याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर, यानी ये जो आप लेयर देख रहे हो ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क कर रखे यहाँ पर, ये कहलाती है एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर जाओगे, इसके अंदर की लेयर होती है, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये है आपका एंडोथीशियम, ठीक है। फिर उसके अंदर जाओगे तो यहां देख रहे हो आप ब्लू कलर से, वो है आपका मिडल लेयर,
है ना। एंड मिडल लेयर के अंदर की तरफ होता है टैपिटम। ये 4 लेयर होती हैं किसमें, यंगर एंथर में, यानी यंग एंथर के अंदर और मेच्योर एंथर के अंदर डिफरेंस अगर आ जाए तो याद रखना, यंग एंथर के अंदर 4 लेयर मिलती है जो आगे जाकर 2 में ही बचती है। क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे जाके देखते हो कि टैपिटम और मिडल लेयर डीजनरेट कर गई और वहां से बन के निकला पोलन ग्रेन, और बाकी का जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया था ना वो तो कन्वर्ट हो गया था पोलन सैक में, आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब देखना आपको काम पूछते हैं, आपसे काम पूछा जाता है कि इनके काम बताओ। तो ये 3 जो लेयर है ना, ये 3 लेयर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड डेहिसेंस प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तो प्रोटेक्ट कर रही है, साथ ही साथ उनको मेच्योर होने में हेल्प कर रही होती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए टैपिटम, इस पे स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, इसके फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं कि ये क्या है, क्या करता है। देखो ये इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर होती है। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर। उसके बाद ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को ये नरिशमेंट भी देती है जब तक वो बड़ा नहीं हो रहा। एंड एट द एंड ये पोलन ग्रेन को स्टिकी यानी स्टिकनेस भी देता है, ताकि ये स्टिग्मा के ऊपर जाए ना तो वहां पर चिपक जाए, समझ रहे हो ना, वो आराम से वहां पर लैंड कर जाए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, देखो सारी बात कर ली हमने, 4 लेयर देख लिए, यानी आप देख रहे हो पहला ब्लैक वाला था, फिर ग्रीन वाला था, उसके बाद ब्लू, देन अंदर की तरफ रेड वाला। उसके अंदर आपने देखा है मैंने मार्क कर रखा है ब्लैक कलर से कुछ टिश्यू जिनको हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस कुछ और नहीं, यही आपकी इसकी हर एक सेल आपकी पीएमसी है यानी एमएमसी है। पीएमसी पोलन मदर सेल, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, देखो इसकी हर एक सेल एक्ट करती है एज अ टोटीपोटेंट। अभी टोटीपोटेंट क्या होता है, टोटीपोटेंट एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो ये याद रखना। उसी के बाद मैंने बताया कि इसकी हर एक सेल पीएमसी या एमएमसी है। अब पीएमसी एमएमसी के अंदर मियोसिस होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड में, यानी एक पीएमसी से आपको मिलेंगे 4 टेट्राड, 4 टेट्राड या 4 माइक्रोस्पोर मिलने वाले हैं, याद रखना। देन यही माइक्रोस्कोप मतलब यही आपके माइक्रोस्पोर आगे जाके मेच्योर होते हैं और आपको ग्रेन प्रोवाइड कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन मैंने यहाँ पे तुरंत बना दिया, यहाँ आपका पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, देखेंगे अभी। अब यहां से पीएमसी से पोलन ग्रेन तक जाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हो। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन याद रखना क्या होती है, इट इज द प्रोसेस इन विच स्पोर फॉर्म फ्रॉम द पीएमसी बाय द प्रोसेस मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये याद रखना, आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं इसके। अब देखो पोलन ग्रेन बनती कैसे, देखो मैंने आपको बताया कि आप पीएमसी से कन्वर्ट हो जाता है 4 टेट्राड के अंदर। अब उन 4 में से देखो सारे के सारे टेट्राड कैपेबल होते हैं एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए, तो अपन को एक को देखना है। देखो मान लो मैंने इसमें से एक उठाया, ये आपका एक क्या है, टेट्राड माइक्रोस्पोर। देखो ये कुछ नहीं, तो ये आप लिखोगे माइक्रोस्पोर है बच्चों। ये माइक्रोस्पोर आपके हैप्लॉइड होते हैं, कई बार इसके ऊपर भी सवाल आता है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर है ना वैक्यूल की फॉर्मेशन होगा, ये देखो ये जो रेड कलर का दिखाया ना मैंने बीच में, ये आपका वैक्यूल फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से जो ब्लैक कलर का आपका न्यूक्लियस था ये कहां चला गया, पेरीफेरी पर शिफ्ट हो गया, किनारे में चला गया। देन होगा क्या, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी इसके अंदर। अभी इस सेल के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी एंड एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ देखो आपके एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर बन गए और इसका जो साइटोप्लाज्म था ना, साइटोप्लाज्म का एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन का मतलब होता है कि कहीं पर ज्यादा चला जाएगा साइटोप्लाज्म, कहीं कम जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा साइटोप्लाज्म। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर ज्यादा साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे कम है, जिसको अपन जहां पे ज्यादा आपका साइटोप्लाज्म है उसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है वो लार्ज होता है, इररेगुलर होता है। ठीक है, ये चीज पॉइंट आप याद रखना। उसके बाद इधर देखोगे तो यहाँ पर आपका कैसा था, कम साइटोप्लाज्म था, इसको अपन कहते हैं जनरेटिव सेल कहते हैं, जो कि स्मॉल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड स्पिंडल शेप का इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे टॉपिक भाई इसे याद रखना, क्योंकि ये जो भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ना बोर्ड पर, ये सारा का सारा एनसीईआरटी से निचोड़ के आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको एनसीईआरटी रीड भी ना करना पड़े। ओके, अब देखिए, अब अपना टॉपिक आ जाता है जो कि है
पॉलन एलर्जी। आपने देख लिया कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ये सब देख लिया हमने। अब एक बात याद रखना, जो ये पॉलन ग्रेन है ये आपका एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन अच्छा, पॉलन एलर्जी से पहले आपको ये देखना है कि भाई पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। मैंने ये स्किप कर दिया था अभी। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर आपका अभी इमेच्योर है पॉलन ग्रेन। अब क्या होता है, इसके ऊपर आपको दो टाइप की लेयर देखने को मिलती है, एक होती है इंटरनल लेयर और एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर को अपन कहते हैं एक्साइन, देखो आपके सामने है ये रहा एक्साइन, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन याद रखना, जो एक्साइन होता है, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन से बच्चों, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन से आपका एक्साइन बना होता है, और जो एक्साइन होता है उसको हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल कहा जाता है, जिसके ऊपर किसी भी टाइप के एंजाइम का, एसिड का, पीएच का, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस एक्साइन को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और इसी वजह से जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो बाहर से रिजिड होते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इंटाइन की। तो इंटाइन बने होते हैं सेलुलोज से और पैक्टिन से। देखो आपसे पूछा जाएगा एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस बताओ, तो एक्साइन आउटर लेयर है, इंटाइन इनर लेयर है। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन से और आपका इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन से, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, देखो कुछ जगह पर, कुछ पॉलन ग्रेन के ऊपर आपको एक्साइन देखने को नहीं मिलता, यानी ये बोल सकता हूं कुछ कुछ जगह पर एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं होता है, तो उस जगह को अपन कहते हैं जर्म पोर, ठीक है। अब जो जर्म पोर है, जर्म पोर में आप याद रखना यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। क्लियर बच्चों, यहाँ स्पोर मतलब स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ताकि यहां से आपके पॉलन ट्यूब निकल सके और आगे जाकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ठीक है। याद रखना आपके पॉलन ग्रेन का डायमीटर दे रखा है, वो कितना होता है 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। तो पेपर में पता क्या आएगा, 2 मार्क्स में आपको ये पूछेंगे कि आपको एक टेट्राड से एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने तक का प्रोसेस दिखाना है। तो आप क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस आप स्टेप वाइज दिखा दोगे ड्रॉ करके, क्योंकि इसका ना डायग्रामेटिक क्योंकि इसका है ना सिस्टमेटिक डायग्राम आता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉलन एनर्जी। पॉलन एलर्जी की अगर बात करूं तो मैनी पॉलन कॉज सीवियर एलर्जी लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं जो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं कुछ लोगों के अंदर, और वो किसकी मतलब वो किस बीमारी का रूप लेते हैं, तो वो है आपका अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, जो कि एनसीईआरटी मेंशन करती है। क्लियर। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है पॉलन मतलब ऐसे पॉलन का जिससे आपको एलर्जी होती है, वो है आपका पार्थेनियम यानी आप कह सकते हो कैरेट ग्रास। अब कैरेट ग्रास क्या है, ये एक टाइप का वीड होता है जो कि इंपोर्टेड बीट के साथ, मतलब जो गेहूं होते हैं ना, बाहर से जो गेहूं मंगाए गए थे इंडिया के अंदर, तो ये बाहर से आने वाले गेहूं के साथ आपका पार्थेनियम भी आ गया था, और इसी की वजह से पॉलन एलर्जी स्टार्ट हुई। क्लियर है भाई, ये याद रखना। देन आपका टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, पॉलन वायबिलिटी। अब पॉलन वायबिलिटी क्या होता है, तो याद रखना पॉलन वायबिलिटी एक टाइप का टाइम पीरियड है बाय विच आपका पॉलन ग्रेन एबल होता है, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन तक आपका पॉलन जर्मिनेट कर सकता है, यानी पॉलन ट्यूब बना सकता है। उसके बाद अगर पॉलन को कहीं भेजोगे तो वो अपनी कैपेबिलिटी खो देगा। आपने सुना तो होगा ओटीपी, तो जानते हो ओटीपी का क्या काम होता है। ओटीपी भी आपका कुछ मिनट के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ घंटों तक होता है, ठीक है ना। तो जो ओटीपी है, अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर ओटीपी को नहीं डाला तो वो ओटीपी आपका इनवैलिड हो जाता है। सिमिलर आपका पॉलन ग्रेन भी है। अब आपको याद क्या रखना है, एक तो याद ये रखना है आपको एक एग्जांपल याद रखना व्हीट और राइस के लिए, जिसको अपन पैडी बोलते हैं। तो जो गेहूं और चावल के आपके होते हैं ना पॉलन ग्रेन, वो 30 मिनट तक क्या कर सकते हैं, आपके जर्मिनेशन को शो कर सकते हैं। वहीं अगर बात करूं लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, इनके जो है ना, इनके आपके पॉलन ग्रेन मंथ तक, ठीक है, महीने तक आपका जर्मिनेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी पॉलन ग्रेन के ऊपर कुछ टॉपिक आता है, जैसे कि पॉलन बैंक, यानी आप पॉलन को स्टोर कर सकते हो कितने डिग्री में, आप याद रखना -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सवाल आ सकता है एमसीक्यू में, और नीट के पर्सपेक्टिव से तो भाई सारे इस चैप्टर के ओवरव्यू में सारे क्वेश्चन देख लो, सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
क्या आपका पॉलन ग्रेन को अपन फ्यूचर यूज के लिए कैसे रख सकते हैं, तो क्या कर सकते हो, उसको कंजर्व करके रख सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। वही बात करें तो एक और टॉपिक आ जाता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है ना, वो एज अ सप्लीमेंट यूज होता है। आजकल के जो आपने देखा होगा एथलीट या फिर वो जो हॉर्स रेस में होते हैं, वहां पर पॉलन ग्रेन को यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि जो पॉलन होता है ना वो हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है। क्लियर। अब उसके अंदर से क्या करते हैं अपन, उसे टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या सिरप की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे एज अ सप्लीमेंट लोग लेते हैं, जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आप किसी भी काम को बहुत अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा बढ़कर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा स्टेमन से लेकर पॉलन ग्रेन तक की कहानी। अब अपन बात करेंगे पिस्टिल के बारे में। मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आप साथ साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल के बारे में, जो कि ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एंड नीट ऑल्सो। देखो कार्पल की बात करें तो सबसे पहले कार्पल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर सबसे टॉप पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में याद रखना बच्चों, स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए, यानी ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आकर सारे पॉलन ग्रेन एंट्री करते हैं, लैंड करते हैं एंड देन यहीं से सारा काम स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो कहलाता है स्टाइल। देखो इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी याद रखना। उसके बाद आप देखोगे एक बल्ज स्ट्रक्चर होता है। देखो ओवरी, ओवरी क्या है, बेसल बल्ज पार्ट होता है किसी भी कार्पल के अंदर। क्लियर। एंड एट द एंड देखो आपको ओवरी के अंदर है ना क्या क्या चीज मिलेगी, एक तो मिलेगा ओवेरियन कैविटी, जिसे लोक्यूल कहते हैं या चैम्बर भी कहा जाता है, मतलब यही वो चैम्बर है जहां आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्लेसेंटा मिलेगा। देखो ये रेड कलर का जो बना रखा है ना, ये कुछ और नहीं प्लेसेंटा है। और आपने 11th क्लास में प्लेसेंटेशन तो पढ़ा ही होगा। प्लेसेंटेशन याद है आपको, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है प्लेसेंटा के ऊपर, यही आपका प्लेसेंटेशन कहलाता है। अब क्या है, ओव्यूल भी है ना, ओव्यूल भी डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। कैन बी वन, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मस्ट आपको याद रखने ही है। जैसे कि अगर एक ओव्यूल है उसका एग्जाम्पल है आपका बीट, वीट गेहूं एंड पैडी। पैडी क्या है, राइस, ये याद रखना। देन दूसरा मान लो बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है कि बहुत सारे ओव्यूल निकल रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल पहला है पपाया, दूसरा है वाटरमेलन, तीसरा है ऑर्चिड। ये सब आपने खा भी रखा है, फ्रूट है टाइप के। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो आपके कार्पल या पिस्टल है, वो क्लासिफाई करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्पल या पिस्टल। अगर किसी भी फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल हैं या बहुत कम कार्पल है, इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर सिर्फ एक ही सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है, एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं अपन मोनोकार्पलरी। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो एक से ज्यादा पिस्टल या कार्पल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं अपन मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी मतलब मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट होंगे। अब मल्टी के बीच में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मल्टी में अगर जो कार्पल है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ये थैलमस है, थैलमस के ऊपर आपका कार्पल या पिस्टल रखा हुआ है, तो मान लो इसकी ये तो आपका मोनोकार्पलरी है। अगर मल्टी में दिखाना चाहूं तो क्या होगा, इसी थैलमस के ऊपर, इसी थैलमस के ऊपर बहुत सारे कार्पल आ सकते हैं, इस टाइप से बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो यहां जो मैंने बनाया ना वो आपका फ्री है, फ्यूज नहीं है कार्पल आपस में, लेकिन क्या हो सकता है किसी के अंदर वो फ्यूज हो सकते हैं, चिपक सकते हैं ऐसे इस तरीके से, तो वो आपका बन जाता है फ्यूज कार्पल, जो कि कहलाता है सिन कार्पस। इंपॉर्टेंट है, सिन कार्पस का एग्जांपल भी याद रखना, एक ही एग्जांपल है पेपावर। ठीक है, पेपावर आपको याद रखना है, आगे अपन चैप्टर में एक जगह सुनेंगे पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, याद रखना। फ्री कार्पल की अगर बात करूं तो फ्री कार्पल आपको ऐसे देखने को मिला, सामने कार्पल अपने आपस में अटैच नहीं है, दूर दूर है। तो इसका एग्जांपल एपोकार्पस है, जिसका सॉरी इसको मतलब फ्री कार्पल को अपन एपोकार्पस कह देते हैं, और इसका एग्जांपल आपका मिशेलिया है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एग्जांपल पेपावर और मिशेलिया, अच्छे से याद रखना। फ्यूज वाला आपका पेपावर और फ्री वाला आपका मिशेलिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आपके एनसीईआरटी जो मेंशन करती है वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल, और उसका डायग्राम के सामने है।
देखो कैसा होता है, आपको एक ओव्यूल मिलेगा, ये देखो उसके अंदर सबसे पहले मिलता है आपको फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कुछ और नहीं, इट इज द पार्ट विच इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है आपका क्या, यहाँ पे देख रहे हो ये है फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल प्लेसेंटा से आपके ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ये पूरा आपका एक ओव्यूल वाला पार्ट है, और बीच ये आपका फ्यूनिकल है, बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम करता है हाइलम। तो ये एक पॉइंट है, एक प्लेस है, एक जगह है जो फ्यूनिकल एंड ओव्यूल को साथ में जोड़ता है या मतलब आपस में बांध के रखता है। ठीक है भाई। उसके बाद आपको एक ओव्यूल के अंदर जनरली क्या देखने को मिलेगा, तीन चीजें। पहला आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाला कवरिंग, देन इनर इंटेग्यूमेंट, मतलब बाहर वाले के अंदर आओगे तो एक कवरिंग और आ जाएगी, और सबसे अंदर जाओगे तो मिलेगा आपको न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस आपको नरिशमेंट, समझ रहे हो, जब तक इसका पूरा काम चल रहा है ना तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, खाने की चीजें आप मतलब उसको दे रहा है। ठीक है ना, ये 2n होता है, ये भी याद रखना। उसके बाद बीच में कहीं आता है आपका एम्ब्रियो सेक जो कि हैप्लॉइड होता है। ओके, इस वाले पार्ट को, इस ओपन पार्ट को अपन माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को अपन चलाजल एंड कहते हैं। ठीक है, इजी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो अपने को क्या करना है, अब एक एम्ब्रियो सेक को पूरी तरीके से मिच्योर करके दिखाना है, तो कैसे बनेगा वो देखो। आपके पास ये एनाट्रोपस है, माइक्रोपाइलर एंड के पास जो सबसे पास में आपका क्या होता है, न्यूसिलस। न्यूसिलस बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है, तो जो न्यूसिलस माइक्रोपाइलर एंड के सबसे क्लोजेस्ट होगा वही आगे जाके फंक्शनल होगा, आगे जाके डिवाइड करेगा। देखो ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। इस न्यूसिलस में से वन ऑफ न्यूसिलस बिकम फंक्शनल विच वन क्लोज टू माइक्रोपाइल, जो भी क्लोज होगा न्यूसिलस माइक्रोपाइलर एंड के वो आगे जाके फंक्शनल होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि इस न्यूसिलस से, न्यूसिलस कुछ और नहीं, यहाँ पर याद रखना ये एमएमसी है। एमएमसी वो नहीं कि आप बोल रहे हो भैया ये माइक्रोस्पोर था, नहीं, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। ओव्यूल कुछ और नहीं, देखो अगर यहाँ पे ओव्यूल दिखा है ना, ये ओव्यूल, ये आपका मेगा स्पोर होता है बच्चों, मेगा स्पोर भी कहते हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अगर एमएमसी लिख रहा हूं मैं तो एमएमसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल से आपको मेगा स्पोर मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे, विद द डिवीजन दैट इज मियोसिस। आप जानते हो कि मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो आपका आगे जाके 2n से ये n बनाने वाला है। आपके जितने भी एमएमसी पीएमसी होते हैं ना वो 2n होते हैं, और जो स्पोर बनते हैं वो n होते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये आपके न्यूसिलस से टेट्राड मेगा स्पोर बनेंगे। ठीक है, अब टेट्राड मेगा स्पोर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये भी प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या हो रहा था, एमएमसी से माइक्रोस्पोर बन रहे थे बाय दी मायोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोटिक डिवीजन। यहाँ पे देख रहे हो न्यूसिलस से यानी एमएमसी से आपके मेगा स्पोर बन रहे हैं विद द डिवीजन नोन एज मियोटिक डिवीजन। ओके बच्चों, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आपके टेट्राड ही बन रही हैं, लेकिन इसमें एक चेंज ये है कि यहाँ पर 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, और एक ही होता है ओव्यूल, मतलब एक ही आपका मेगास्पोर है जो आगे जाके फंक्शनल होता है, जो आप आगे देखोगे। देखो अब क्या होता है, ये आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा, यहाँ तक था मियोसिस, अब यहाँ से आएगा माइटोसिस। अब माइटोसिस में आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर है ना कैरियोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की ना डिवीजन नहीं देखने को मिलती, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन मिलती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस था, अब एक से मियोसिस हो रहा है, यानी 1 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे वैक्यूल फॉर्म होगा क्या कि आपके जितने भी न्यूक्लियस है ना दो बीच में, वो एक अलग अपोजिट पोल पे चला जाएगा और दूसरा अपोजिट पोल पे चला जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल है। अब क्या होगा, दोबारा से सेकंड माइटोसिस होगा, यानी दोबारा से कैरियोकाइनेसिस होगा। और क्या नहीं होगा, यहां लिख देता हूं मैं हर जगह, यहां पर आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, यहां भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे तो दोबारा माइटोसिस हुई। हम जानते हैं माइटोसिस में 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है। ठीक है, मतलब आपका 1 से 2 होता है और 2 से 4 होता है। तो देखो यहाँ पर 1 था तो 1 से यहाँ 2 हो जाएगा, और इससे भी 1 से 2 हो जाएगा। फिर आपका होगा थर्ड माइटोसिस, अगेन वही बात कि आपका कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 थे तो 2 से 4 बन गए, एंड देन यहाँ पे भी अपोजिट पोल पे 4 बन गए। क्लियर होगा।
अब क्या होता है कि ये जो आपके बने हैं ना न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इनका रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियस तो बीच में आ जाते हैं सेंटर में, मतलब यहां से एक न्यूक्लियस और यहां से एक न्यूक्लियस आपका सेंटर में आ जाता है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा कि एक बार न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होने के बाद क्या होता है कि यहां तक आपका माइटोसिस हो गया, अब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। अब आप यहां से देखोगे कि यहां पर आपका साइटोकाइनेसिस होगा और टोटल आपके 7 सेल बनेंगे। आगे जाके आपके 7 मतलब 6 बारी साइकिल चलेगी और आपके 7 सेल बन जाएंगे। क्लियर बच्चों? अब 7 सेल कहां है, देखो काउंट करो। 3 सेल यहां पर आपके एंटीपोडल सेल में, 3 सेल ये रही। आपका एक बड़ा सा सेल ये देखने को मिल रहा है, ये रेड कलर का, ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। ये है आपका सेंट्रल सेल है। क्लियर? उसके बाद ये देखो एक है यहाँ पे एग सेल और यहाँ पे 2 है आपके सिनर्जिड। सिनर्जिड भी सेल ही होता है। अब देखो ये आपका एक था, ये आपका 2 है, ये आपका एक और है और यहाँ पर 3 है। टोटल मिला के आपके 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस गिन लो, न्यूक्लियस पूरा 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए से कहते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है भाई? अब एक सवाल बन सकता है कि एग अपैरेटस किससे मिलकर बना होता है, तो एग अपैरेटस बनता है भाई आपका एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर। ठीक है? अब देखो पेपर में जनरली ना आपके मतलब सीबीएसई के वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि ये डायग्राम आपको याद रख के जाना है भाई। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद बात कर लेते हैं। देखो यहां तक अपना पूरा मेगास्पोर खत्म। ठीक है? हमने क्या क्या देखा, हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखा एंड हमने एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का भी स्ट्रक्चर देख लिया है। क्लियर? अब बात कर लेंगे पॉलिनेशन की। ठीक है? अब देखो हमने मेल पार्ट पढ़ लिया, फीमेल पार्ट पढ़ लिया। अब उन दोनों को एक साथ लेकर आना है। ठीक है? दोनों को एक साथ लेकर आना है। अच्छा मैं एक बात और बता देता हूं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, मेल गैमेट नहीं होते। और जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, ये एम्ब्रियो सैक भी फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट नहीं है। ठीक है ना? याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना बस। ठीक है? अब पोलन ग्रेन क्या है भाई, मेल का अलग पार्ट में बना है, मेल का जो गैमेटोफाइट है वो अलग बना है, फीमेल का अलग बन रहा है। इन दोनों को एक साथ कौन लेकर आएगा, कुछ मेथड होगा, कुछ जरिया होगा ना, तो उस जरिए को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। डेफिनेशन देख लो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। इजी है। अब पोलन ग्रेन जो, अब पॉलिनेशन जो है ना, पॉलिनेशन आपका वैसे तो जनरली आप छोटी क्लास में पढ़ते हो 2 तरीके से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां आप 3 टाइप पढ़ने वाले हो। एक पढ़ोगे आप ऑटोगैमी, दूसरा पढ़ोगे आप जिटनोगैमी, तीसरा पढ़ोगे आप जीनोगैमी। इजी होता है ये भी, देखो समझो क्या होता है। ऑटोगैमी क्या है, इसके अंदर है ना एक प्लांट की बात कर रहा हूं, एक ही प्लांट का एक फ्लावर। और जनरली हम जो प्लांट लेने वाले हैं वो तो आपका कैसा होगा, डायोसियस होगा, लेकिन जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है? अब बाइसेक्सुअल है यानी उस फ्लावर के अंदर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। अब उसी फ्लावर के स्टिग्मा मतलब उसी फ्लावर के एंथर से पोलन निकलेगा और कहां जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, अपना ऑटोगैमी कहलाता है। याद रखना, देखो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आप इसके आगे ऐड भी कर लेना, ऑफ द सेम फ्लावर। क्लियर? अब देखो ऑटोगैमी करने के लिए कुछ कंडीशन याद रखना, ऑटोगैमी करने के लिए कुछ कंडीशन होती है जो कि आपके सामने लिखे 2 पॉइंट आ सकता है पेपर में। एंथर एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मैच्योर एट सेम टाइम, यानी जो आपके एंथर है और जो स्टिग्मा है ना, वो दोनों के दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, एंथर इमेच्योर रह गया, या फिर एंथर पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा इमेच्योर रह गया, तो कोई फायदा नहीं है ना, कि एंथर तो बन जाएगा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, अब वो पोलन ग्रेन कहीं और जाएगा क्योंकि उस फ्लावर के अंदर तो स्टिग्मा बना ही नहीं ना। तो याद रखना, तो रिसेप्टिविटी दोनों की सेम टाइम पे मैच्योर होनी चाहिए। दूसरा, एंथर और स्टिग्मा लाइज क्लोज, यानी एंथर और स्टिग्मा है ना एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है? याद रखना। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये कुछ और नहीं, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का ही एग्जांपल होता है, ये भी और ये भी। जिटनोगैमी समझा देता हूं। जिटनोगैमी क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। केस सेम ही है, मैंने बताया था कि इन दोनों के लिए सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होता है ना, तो वहां पे आपका फ्लावर तो बाइसेक्सुअल होता है बट प्लांट आपका डायोसियस होता है। डायोसियस यानी आपका सिंगल, मतलब उसके अंदर दोनों चीज मिलेगी, लेकिन हो सकता है सेपरेट हो। ठीक है? बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो अब देखो यहां पर ट्रांसफर ऑफ पोलन मैं बता चुका हूं, यानी क्या होगा इस वाले केस में जिटनोगैमी के अंदर कि फ्लावर तो अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि मेल वाला फ्लावर पूरा अलग हो,
कि उस फ्लावर के उस मतलब उस प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर एक साइड फ्लावर आ रहा हो, कैसा, जिसके अंदर मेल हो यानी स्टेमिनोड वाला, और दूसरा हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इस तरफ फीमेल वाले पार्ट हो। बना के दिखा देता हूं। मान लो कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके इस तरफ मैं बता रहा हूं ये एक फ्लावर है, और इसके इस तरफ एक फ्लावर है। इस साइड सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है क्या, इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है ये फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा, और इस तरफ आपको देखने को मिल रहा है क्या, इस तरफ आप बोल सकते हो क्या ये एंथर। तो देखो है तो सेम प्लांट, ये क्या है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के ऊपर ही अलग अलग फ्लावर है। अब इसके अंदर से एंथर निकलेगा, मतलब पोलन ग्रेन निकलेगा, और वो कहां जाएगा, यहां पर आ गया। किस पे आ गया, आपके सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर आ गया तो वो कहलाता है जिटनोगेमी। क्लियर है ना, यहां समझो, प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, इसका पोलन निकला और यहां चला गया तो जिटनोगेमी। देखने देखो, अब अगर आप एक चीज याद रखना, सवाल ये भी बन सकता है कि जिटनोगेमी, अच्छा स्टेटमेंट वाइज सवाल बनते हैं इस पे। जिटनोगेमी वैसे तो देखने में क्या लग रहा है, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जेनेटिकली ऑटोगेमी है, क्योंकि जेनेटिकली देखो तो प्लांट तो सेम ही है, फंक्शनली देखने में लग रहा है कि अच्छा क्रॉस हो रहा है, फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिकली तो दोनों ही सेम प्लांट के ही है ना, वंशज तो एक ही है, खानदान तो एक ही है। तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, उसके बाद बात करते हैं जीनोगेमी की। तो जीनोगेमी इन सबसे हटकर है। जीनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहा है, ठीक है, यानी एक प्लांट, मतलब स्पीसीज तो दोनों सेम ही रहने वाली है, लेकिन एक पौधा पूरा अलग है, उसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है अपने को डजंट मैटर है, ठीक है, एक पौधा अलग फिर दूसरा पौधा अलग। इस पौधे के अगर एंथर से पोलन निकला और इस दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे गया, दैट इज जीनोगेमी, और एक टोटली जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, और इसलिए हम कहते हैं कि जीनोगेमी इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहेगा बच्चों, बहुत इजी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करिए कि पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको आप लिख सकते हो। अगर इतना भी लिख के आओगे ना पेपर में आता है तो 3 मार्क्स तो आपको ऐसे देखे जाएंगे। अब एक और याद रखना, बीच में आप जब ऑटोगेमी पढ़ रहे होते हो तो आपको एक टॉपिक मिलता है क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर एंड चेस्मोगेमस फ्लावर। ये भी समझ लो क्या होता है। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर आपके ऐसे पौधे होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, क्लोज बड होते हैं, यानी आपको ये याद रखना है क्लिस्ट्रोगेमस यानी क्लोज, और उसके अंदर जनरली अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंसीडर करते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हो? तो भाई अगर आ जाए कि क्लिस्ट्रोगेमस चेस्मोगेमस से कैसे अलग है, तो पहला पॉइंट, वो क्लोज फ्लावर होते हैं, उसके अंदर बाइसेक्सुअल होते हैं फ्लावर जो भी होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, और यहां अगर इस पे चले आपका चेस्मोगेमस पे, तो चेस्मोगेमस आपका ओपन फ्लावर होता है, ठीक है, ओपन है। अब ओपन में तो भाई आपको तो क्या चाहिए, एक पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, कोई एजेंट चाहिए जो कि पॉलन ग्रेन को दूसरी जगह से उठाकर लेकर आएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट अभी देखने वाले अपन, वो पानी भी हो सकता है, वो आपका हवा भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो आपके लिए एक बायोटिक एजेंट जैसे कि इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का एग्जांपल अपन को, इन दोनों का एग्जांपल हमें एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है, वियोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। याद रखना बच्चों, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, नीट के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूं और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी कह रहा हूं। अब मैं साइड हो जाता हूं, इस चीज को उतार लो, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं फटाफट से पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे होते हैं, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट में अपने को पढ़ना क्या, दो टाइप के पढ़ने होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। पहला होता है आपका एबायोटिक यानी वाटर एंड एयर, दूसरा आ जाता है आपका बायोटिक। अब बायोटिक के अंदर आपको मेनली पढ़ना होता है इंसेक्ट, बर्ड और बैट्स के बारे में, ठीक है। अब देखो बायोटिक में आपका क्या है, पहला एबायोटिक में आपका क्या है, पहला विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए कुछ फीचर होते हैं, पॉलन ग्रेन के लिए, स्टिग्मा के लिए, स्टाइल के लिए और फ्लावर के लिए, वो आपके सामने है। जैसे कि फीचर की बात करूं तो पॉलन कैसा होना चाहिए आपका, स्मॉल साइज का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अगर विंड पॉलिनेशन करना चाहते हो तो। नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो कहीं चिपके ना, एयर के थ्रू एकदम से उड़कर चला जाए। फिर उसके साथ साथ लाइट वेट होना चाहिए। देखो ये सारी चीजें ना कब चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है जब आप विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे होते हो। उसी के साथ स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा आपका एक्सर्टेड होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। एक्सर्टेड मतलब बाहर की तरफ स्टिग्मा निकलना चाहिए, और फेदरी होना चाहिए मतलब जब भी पोलन ग्रेन है ना तो फेदर लाइक होना चाहिए, ताकि आराम से कैप्चर कर ले आपके पोलन ग्रेन को। क्लियर? उसी के साथ साथ
फ्लावर जो है कलरलेस होना चाहिए। फ्लावर कलरलेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी भी टाइप के एजेंट की जरूरत तो है नहीं, बस विंड की बात है। तो विंड को कलर से क्या मतलब है, वो आएगा और पॉलन ग्रेन को ड्रॉप करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं किसके लिए, विंड पॉलिनेशन के लिए, तो इसको याद रखना। देन बात कर लेते हैं अपन वाटर पॉलिनेशन की। तो वाटर पॉलिनेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, पहला एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, फिर एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में भी याद रखना 30 जीनस ऑफ मोनोकॉट जो है, मोनोकॉट के 30 जीनस हैं जो कि आपका वाटर पॉलिनेशन को शो करते हैं। अब देखो वाटर पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्वेटिक प्लांट, जनरली एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहा हूं, उसमें भी आप एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहे हो। इसमें क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट आपके वाटर पॉलिनेशन को शो करते हैं। उसमें भी आप दो टाइप देखोगे, पहला क्या, ऐसे पौधे जो होते तो एक्वेटिक है लेकिन वो पॉलिनेशन करते हैं बाय विंड या इंसेक्ट, ये याद रखना। यानी ये जो प्लांट होते हैं ना, ये वाले, ये सरफेस पे होते हैं, पानी है, मान लो वाटर है, ये वाटर है, और इस वाटर की सरफेस पे यहाँ पर आपका ये प्लांट होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है पानी तो उसके नीचे है, यहाँ पे पानी है, देखो ये पानी अंदर है, लेकिन इसके लिए पॉलन ग्रेन तो यहाँ से आएगा ना, तो ये कोई भी लेकर आ सकता है, इंसेक्ट ला सकता है और विंड लेकर आ सकती है, याद रखना। क्लियर, तो इसका एग्जाम्पल कौन है, एक तो वाटर लिली है, दूसरा वाटर हाइसिंथ है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी हम कहते हैं। देन बात कर लेते हैं अब उन प्लांट की जो कि पानी के अंदर होते हैं, पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर की बात कर रहे हैं। तो देखो अब ये प्लांट एक्वेटिक होते हैं और पॉलिनेशन भी करते हैं पानी के थ्रू ही। अब इसमें भी दो टाइप आ जाता है, एक कि आपका जो वाटर मतलब जो प्लांट है वो पानी की सरफेस पर है। देखो ये क्या था, ये अबव द सरफेस है, आप इसको ये भी कह सकते हो अबव सरफेस, अबव द सरफेस। ये वाला केस जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस, और ये वाला बन जाएगा बेनेथ द सरफेस या अंडर द सरफेस, अंडर वाटर ऐसा तो इसको कहते हैं। क्लियर है, ये तीन सरफेस वाले केस है, मतलब अबव सरफेस, ऑन द सरफेस और अंडर वाटर। देखो इस वाले का बताऊं, इस वाले का अपने देखो पानी के ऊपर, इसको हटाओ। अब देखो क्या है, मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपका वाटर है, ठीक है, और जो पानी के अंदर था ये प्लांट, तो पानी के अंदर मान लो ये प्लांट पानी के अंदर है, लेकिन जो इसका आपका स्टॉक होगा, स्टॉक बहुत लंबा होगा, और जो फीमेल पार्ट है वो इस तरीके से कुछ पानी के सरफेस पे होगा। अब जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर इस पानी के ऊपर आकर गिर जाएंगे। ठीक है, पानी के ऊपर आकर गिर जाएंगे और एट द एंड ये फ्लो के थ्रू फ्लो करते 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 जाएंगे, इसके अंदर जाकर वो स्टिग्मा पे जाके गिर जाएंगे। ठीक है, लैंड कर जाएंगे। क्लियर है, तो ये होता है आपका ऑन द सरफेस। इसमें एग्जांपल याद रखना है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया इज द मेन एग्जांपल ऑफ पॉलिनेशन ऑन दिस सरफेस। ठीक है, दूसरा आता है अंडर वाटर। अंडर वाटर क्या है भाई, अब स्टिग्मा भी पानी के अंदर है, पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर है, तो इसका एग्जांपल याद रखना जोस्टेरा, जिसको अपन सी ग्रास भी कहते हैं। तो ये चीज देख के चलना भाई कि कौन सा एजेंट क्या करवाता है और किस तरीके से पॉलिनेशन होता है और कौन सा एग्जांपल कहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका बायोटिक एजेंट के बारे में। तो बायोटिक एजेंट में भाई आपको पढ़ना क्या है, मैं तीन बता चुका हूं। एक तो इंसेक्ट, बर्ड और बैट के बारे में। जो मेजरली ये होता है बायोटिक एजेंट, वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। और कंडीशन क्या क्या चाहिए भाई, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि फ्लावर को क्या क्या होना, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर फ्लावर कलरफुल होना चाहिए ताकि इंसेक्ट दूर से ही अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, उसके पास नेक्टर होना चाहिए, फ्लावर के पास नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक टाइप का रिवॉर्ड है कि भाई आप मेरे पास पॉलन लेकर आए हो तो मैं आपको बदले में ये चीज देता हूं। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड, ताकि आप बार बार आते रहो। समझ रहे हो ना, किसी को भी अगर किसी से काम निकलवाना पड़ता है तो लालच तो देना पड़ता है। आप भी अपना काम निकलवाने के लिए अपने छोटे भाई बहनों को क्या करते हो, ले भाई ये लिया मेरे लिए, और जो मान लो कि ये कैंडी तू रख लियो, या इसमें से कुछ पैसे बचेंगे तो तू चीज खा लियो। ठीक है, तुम भी काम चोर हो ना, तो वो भी तुम ऐसे करवाते हो जैसे ये भी अपना काम करवा रहे होते हैं। देन ऑर्डर, खुशबू होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो। एंड स्टिकी पॉलन होना चाहिए, पॉलन ग्रेन स्टिक होना चाहिए। जैसे मान लो क्या है, ये मान लो फ्लावर का है, फ्लावर है एंड तक, अब यहाँ पर मान लो फ्लावर के ऊपर आके वो बैठा इंसेक्ट, तो क्या होगा, स्टिकी होगा ना पॉलन ग्रेन, तो वो इंसेक्ट से अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जब ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उड़ेगा और किसी और फ्लावर पर जाके बैठेगा, तो वहां जाके वो पॉलन ग्रेन अपने आप उसे पॉलिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। अच्छा, मेन इंसेक्ट कौन सा होता है, वो होता है बी या फिर हनी बी, आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये था अपना पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन। मैंने क्या बताया, रिवॉर्ड इज जस्ट लाइक टू रेगुलर विजिट। आप इंसेक्ट को बार बार बुला रहे हो, मतलब फ्लावर के
पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि वो बार बार इंसेक्ट को बुला रहा है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो बदले में वो क्या दे सकता है, उसके पास होता है एडिबल नेक्टर, यानी कुछ एडिबल नेक्टर होता है जिसको इंसेक्ट खा लेता है, जिसकी वजह से वो बार बार आता है। देन एडिबल पॉलन होते हैं, मान लो अब आपके पास बहुत सारे पॉलन है, आपको कुछ पॉलन पहुंचाने, तो जो इंसेक्ट आएगा वो उनमें से कुछ पॉलन खा लेगा, देन बाकी पॉलन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद एक और होता है स्पेस फॉर एग लेइंग। अब क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं अमोर्फोफेलस, जो सबसे बड़ा पौधा माना जाता है, वो जिसकी हाइट भी 6 फीट के आसपास होती है। इसमें क्या होता है, एक आप पढ़ोगे आगे जाके 12 इसी चैप्टर के अंदर, इकोलॉजी के अंदर, आपको पता चल जाएगा एक यूका और मॉथ का बहुत अच्छा रिलेशन है। यूका क्या करता है, यूका प्लांट है, यूका स्पेस देता है, और मॉथ क्या है, मॉथ इंसेक्ट है। मॉथ आएगा अपने एग देता है वहां पर यूका के अंदर, और यूका प्लांट उसके बैक साइड पॉलन ग्रेन को अटैच कर देता है, जिसकी वजह से जैसे वो कहीं और जाता है तो पॉलन जर्मिनेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है भाई, तो याद रखना है इसका एग्जांपल भी कि आपका स्पेस फॉर एग लेइंग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑटोगैमी करने के लिए आपके पास फ्लावर कैसे होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होने चाहिए। तो ये बात याद रखना, मेजॉरिटी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी होता है, और ऑटोगैमी होने की वजह से किसी टाइप की वेरिएशन नहीं आ पाती है, और सेम टाइप के ही ट्रेड्स आगे चल रहे होते हैं, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलती है एक कंडीशन जिसको कहते हैं अपन होमोजाइगोसिटी। अब होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाती है और ये आगे जाके कॉज करती है हार्मफुल ट्रेड। हार्मफुल ट्रेड यानी कि प्लांट के लिए वो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए प्लांट क्या करती है, अपने आप को इवॉल्व करती है और कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म को डेवलप कर लेती है ताकि आप ऑटोगैमी ना करवा पाओ। किसी भी तरीके से ऑटोगैमी यानी ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों हो ही ना सके। ठीक है, तो मैकेनिज्म याद रखना, पेपर में पूछा जाता है आपसे कि वो 4 मैकेनिज्म या 4 डिवाइसेस बताओ जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी या जिटनोगैमी को बंद कर सकते हैं, यानी उसको रोक सकते हैं। तो वो चारों आपके सामने है। पहला, डिफरेंट टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि ऐसा कर दो कि स्टिग्मा और एंथर दोनों अलग अलग टाइम पर क्या करें, मैच्योर हो। क्लियर। दूसरा, पोजीशन डिफरेंट, क्या कर दो आप स्टिग्मा को, ये रहा आपके पास स्टिग्मा, यहां पर रख दो आप। ठीक है, ये स्टिग्मा है, और यहां पे कहीं पे आप पोलन ग्रेन मतलब वो एंथर रख दो। ठीक है, तो खुद सोचो ना, यहां से आपका पोलन ग्रेन ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक पौधे के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल कर दो, यानी मेल और फीमेल दोनों पाए जाने चाहिए। इसका एग्जांपल आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कैस्टर, पपाया, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, तो वहां से एक बार रीड जरूर कर लेना भाई, दोनों को कह रहा हूँ, सीबीएसई वाले बच्चों को भी, और सीबीएसई वाले ही आगे जाके अभी कुछ दिनों बाद नीट के फॉर्म भर्ती होंगे आप लोगों ने, तो ठीक है, तो वही लोग आप ही लोग आगे जाके नीट के एग्जाम भी दोगे। तो एनसीईआरटी रीड करते चलना, साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए, और नोट्स की मतलब और नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप अंडरलाइन करते चलो। ठीक है बच्चों। चौथा डिवाइस है आपके पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये सबसे ज्यादा खासियत है, मतलब ये सबसे ज्यादा खास है। कैसे, जैसे ही मानो खुद की सेम स्पीसीज का अगर मान लो आपके पास एक पौधा है, ठीक है, उसी के ऊपर फ्लावर है, उसी सेम फ्लावर का अगर एंथर सेम स्टिग्मा के ऊपर आके गिरता है तो ऑटोमेटिकली स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, इट इज द कंडीशन वेयर पॉलन फ्रॉम सेम एंथर इज रिजेक्टेड। अगर सेम फ्लावर का सेम एंथर है, उसी से पॉलन निकल के सेम स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देगा। दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और ये आपके 4 एग्जांपल है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के। याद रखना, आराम से आपके पेपर में अगर आता है तो लिख दोगे आप। अब बात कर लेते हैं फटाफट से, एक टॉपिक आता है अपना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये है क्या, देखो इसके अंदर है ना अपने वो सारे के सारे इवेंट इंक्लूड हो जाते हैं। कहा कौन से, आफ्टर पॉलिनेशन टिल द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, यानी कि पॉलिनेशन के बाद वाले सारे के सारे आपके जितने भी पॉलिनेशन हुआ ना, पॉलिनेशन के बाद से लेकर आपके पॉलन ट्यूब की एंट्री तक जितनी भी इवेंट है वो सारे आपके इसी में आते हैं। अब क्या होता है, देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सिर्फ इतनी सी बात है कि पॉलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, और अगर एक्सेप्ट करेगी तो पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा तो वो ओव्यूल में जाएगा, ओव्यूल में जाएगा तो दो जो मेल गैमेट होते हैं वो जाके आगे फर्टिलाइज होंगे, और फर्टिलाइज होगा
तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपको बाकी के प्रोसेस जैसे कि एम्ब्रियो देखने को मिलेगा और एम्ब्रियो मिलेगा देन आप समझ सकते हो कि एम्ब्रियो से आगे जाके आपको फ्रूट सीड ये देखने को मिलने वाले, ठीक है। यानी हम धीरे धीरे अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, पहला मैंने बताया था पॉलन और स्टिग्मा। पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पॉलन जाके लैंड करेगा। दो केस बनते हैं, या तो पॉलन रिजेक्ट हो जाएगा या पॉलन एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा, कंडीशन बता चुका हूं, अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। मैंने यहां बताया था आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, अगर सेम फ्लावर का एंथर का पॉलन आ रहा है ना स्टिग्मा के ऊपर तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी डिफरेंट स्पीसीज का ये वो आ गया पॉलन तो उसको भी क्या करेगा, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा। भैया देखो स्पीसीज सेम होनी चाहिए और प्लांट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको पॉलिनेशन या जर्मिनेशन करवाना है तो। क्लियर। अब एक्सेप्ट किसको करेगा पॉलन, मतलब स्टिग्मा किस पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, वो देखो सेम स्पीसीज का होना चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए लेकिन डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, ठीक है। एंड कंपैटिबल होने चाहिए। कंपैटिबल मतलब कि भैया एक ही फ्लावर का एंथर नहीं चलेगा, एक ही फ्लावर का पॉलन नहीं चलेगा। क्लियर है ना। तो ये होता है भाई। अब आप मान लो आपने पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि पॉलन ट्यूब फ्रॉम इंटाइन क्या करेगी, इंटाइन से पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको यहाँ पर दिख रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन दिख रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके पड़े रहते हैं लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये रिजेक्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब मान लो आपके पास है ना दो केस आते हैं, एक तो 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है और एक आ जाती है 2 सेल्ड स्टेज। तो आपके सामने दिख रहा है यहां पर ये जो है ये 3 सेल्ड है, ये 3 सेल्ड है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपके 2 मेल गैमेट बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपको 2 सेल्ड, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 2 सेल्ड स्टेज मिल रहा है। ये 2 सेल्ड है भाई, हैंड राइटिंग में मत जाना, हैंड राइटिंग थोड़ी सी आई एम लेफ्ट हैंडी, ठीक है। तो ये 2 सेल्ड स्टेज है। अब 2 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर है ना आपका जनरेटिव सेल ही रहता है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है एक, और एक होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्लियर। तो वेजिटेटिव आगे रहता है और जनरेटिव पीछे होता है। लेकिन देखो एक बात बताता हूं, चाहे 3 सेल्ड स्टेज हो या चाहे 2 सेल्ड स्टेज हो, एट दी एंड स्टिग्मा के अंदर एंट्री करते के साथ ही जो आपका वो है ना जनरेटिव सेल, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 2 मेल गैमेट के अंदर। क्लियर, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब पॉलन ट्यूब धीरे धीरे कहां जाएगा, आपके चलाजल एंड के पास जाएगा। चलाजल एंड के पास होता है आपका सिनर्जिड एंड एग सेल। अब इसी चलाजल एंड के पास आप देखोगे सिनर्जिड के अंदर आपको दिखता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फुल्ली फॉर्म अपैरेटस या फिली फॉर्म अपैरेटस। ये फिली फॉर्म अपैरेटस क्या करता है, ये गाइड की तरह काम करता है, यानी इस पॉलन ट्यूब को गाइड डायरेक्शन दिखाता है कि भाई यहां से आओ, यहां से आना है आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो आपका वेजिटेटिव है ना, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये तो यहां जाते डीजेनरेट हो जाता है और ये पीछे जो 2 आ रहे थे ना मेल जर्म सेल या मेल गैमेट, ये अंदर एंटर मार लेते हैं, एंट्री हो जाती है इनकी। तो इनमें से एक चला जाता है इस एक्सेल के पास, ये एक्सेल है अभी बताया था मैंने आपको पहले, और एक चला जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है भाई, क्लियर है। अब जो ये एक जो मेल गैमेट एक्सेल के पास गया है, ये इसके साथ फ्यूज होता है तो इसे कहते हैं बस सिनगैमी, और जो ये एक बचा आपका मेल गैमेट, ये फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये बनाता है भाई आपका ट्रिपल न्यूक्लियाई। अब जब भी आप सिनगैमी को और ट्रिपल न्यूक्लियाई को जोड़ते हो, मतलब ऐड करते हो, तो ये बनता है, ये कहलाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिखी पड़ी है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज योर डबल फर्टिलाइजेशन। वन मेल गैमेट फ्यूज विद न्यूक्लियस ऑफ egg cell that is syngamy and another male gamete fuse with polar nuclei that is triple fusion। अब जब भी ट्रिपल मतलब अब जब भी आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है, आपके पास एम्ब्रियो सैक था, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर आपको 7 सेल मिलते हैं देखने को, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा कि ये 7 सेल कन्वर्ट हो जाएगी 2 सेल में, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका जो मेन पार्ट होता है सेंट्रल सेल, याद है, सेंट्रल सेल में जो आपका पोलर न्यूक्लियाई था वो याद है, पोलर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाता है पीईएन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, पीईएन में। पीईएन कुछ और नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल था बड़ा सा जिसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पीईसी में। ठीक है, पीईसी देखो नीचे मैंने लिख भी रखा है,
पीईसी में ये कन्वर्ट हो जाता है। पीईसी कुछ और नहीं है, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या एंडोस्पर्मिक सेल बोल सकते हो, ठीक है। एक तो ये सेल हो जाती है और दूसरी आपकी होती है जाइगोट, ठीक है। आप जानते हो जाइगोट ही आगे जाके क्या बनाएगा, आपका बना के देगा एम्ब्रियो, और जो ये पीईसी है ये कुछ और नहीं, ये एज अ नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा उस जाइगोट को। जब तक आपका जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्जन नहीं हो जाता तब तक ये पीईसी क्या करने वाला है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। और एक बार एम्ब्रियो बन गया देन आपके फ्रूट सीड तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं फटाफट से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब भी आपको अपनी मन पसंदीदा क्रॉप को उगाना है तो आप क्या करते हो, कुछ प्रोसेस करते हो, कुछ मेथड यूज करते हो, जिसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो लिखा हुआ है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंडर आपका सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो प्रोसेस होता है इमेस्कुलेशन, दूसरा होता है आपका बैगिंग। इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो एंथर को उस पूरे एक फ्लावर के सेट में से। और बैगिंग का मतलब होता है कि आप कवर कर देते हो स्टिग्मा को बिफोर एंड आफ्टर दी पॉलिनेशन। क्लियर, किससे बैगिंग करते हो, किससे रैप करते हो, वो है आपका बटर पेपर, याद रहेगा। अब केस आता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले क्या करा जाएगा, किसको काटा जाएगा, क्या मतलब पहले इमेस्कुलेशन करेंगे या बैगिंग करेंगे। और फिर पूछा जाता है कि आपका यूनिसेक्सुअल में क्या होगा। देखो भाई बाइसेक्सुअल के केस में बैगिंग ऑफ स्टिग्मा विद बटर पेपर देन इमेस्कुलेशन। यानी सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले स्टिग्मा को बटर कप से, बटर पेपर से क्या करोगे, कवर करोगे, ताकि आप जब इमेस्कुलेशन करोगे ना, एंथर को रिमूव करोगे, तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में ना चले जाए। तो पहला बैगिंग करेंगे, उसके बाद वेट करेंगे रिसेप्टिविटी का, कि कब आपका स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर होगा। जैसे वो मैच्योर होगा हम पोलन उठाएंगे, मतलब पोलन गेन लेंगे और क्या कर देंगे, रीबैक करेंगे, मतलब स्टिग्मा को रीबैक करेंगे एंड देन अपने पोलन गेन को उस पर डस्ट कर देंगे, ठीक है। और रीबैक करने के बाद, मतलब उसको डस्ट करने के बाद अगेन उसको बैगिंग कर देंगे। क्लियर है भाई, यानी पहले आप बैगिंग करोगे, फिर इमेस्कुलेशन करोगे, फिर रीबैगिंग करोगे, फिर अगेन बैगिंग करोगे इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको इमेस्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में या तो फ्लावर होगा तो उसमें मेल ही मेल होगा, या तो फीमेल फीमेल होगा। तो फीमेल वाले केस में बैगिंग करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन बट बैगिंग इज कंपल्सरी। क्लियर। अब देखो एंडोस्पर्म क्या पढ़ लेते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना एंडोस्पर्म क्या क्या होता है, कैसे कैसे मतलब चेंजेस आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो आपके पास ये पूरा एम्ब्रियो सेक था, बट ये कन्वर्ट हो गया पीईसी में। पीईसी क्या है आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा पेन। पेन क्या है, यहाँ पर आपको पॉलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट आया था तो वो बन गया पेन। और ये होता है ट्रिपल न्यूक्लियस वाला, 3 न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर पूरे के अंदर आप माइटोसिस करवा रहे हो, माइटोसिस करा रहे हो यानी कहीं ना कहीं कैरियोगैमी हो रहा है, कैरियोगैमी हो रहा है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर का फ्री डिवीजन चल रहा है। तो देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, अब यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, और इसी स्टेज को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये देखने को मिलती है हमें कोकोनट वाटर के अंदर, जो आप पानी पीते हो कोकोनट का, वो कहीं ना कहीं आपके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, और उसके अंदर बहुत सारे सो मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अब एक बार जब आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है ना, तब जाके देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस होती है, और इसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रेफर करते हैं एज सेलुलर एंडोस्पर्म से। और जो आप नारियल का पानी पीते हो उसके साइड में जो आपको मिलती है ना व्हाइट व्हाइट एडिबल कार्नल, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, मलाई कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का, याद रखना भाई। क्लियर। अब आया था आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको मैंने बताया था कि जाइगोट बनता है ना, जाइगोट एग सेल वाला जब सिनगैमी होता है तो वो जाइगोट बनाता है, और जो आपका पेन है ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो अब उस जाइगोट से बन गया आपका एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को ही, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये देखो ये रहा जाइगोट और इसके पास एंडोस्पर्म है। अब क्या होगा, ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो सेल में, और उसके ऊपर आपको एक सस्पेंसरी सेल मिलती है। देन ये सस्पेंसरी सेल और ये एम्ब्रियो सेल आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में। देखो शेप याद रखना,
एम्ब्रियो की शेप याद रखना, पहला ग्लोबुलर शेप आएगी, फिर हार्ट शेप आएगी, फिर कोटिलेडन यानी मेच्योर एम्ब्रियो का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबुलर बनेगा, देन ये आपका ये क्या है, सस्पेंसरी सेल है। फिर नीचे आओगे तो ये आपका हार्ट शेप, और ये भी आपका सस्पेंसरी सेल है। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोटिलेडन के अंदर, मेच्योर आपके एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पर आपको मेरा रेडिकल है, ये कोटिलेडन है, और ये आपका सस्पेंसरी सेल है। क्लियर भाई, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, इसीलिए बना के लेकर आया मैं आपके लिए, है ना। देन अब बात कर लेते हैं सीड की। ना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। अब आपको पता भी है कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका एम्ब्रियो, ये देखो एम्ब्रियो, दूसरा होता है सीड कोट, यानी सीड की कोटिंग होती है। सीड की कोटिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर होती है आपकी टेस्टा, इनर होती है आपकी टेग्यूमेंट, याद रहेगा। फिर बात कर लेते हैं सीड जो है ना, दो टाइप से होते हैं भाई। सीड दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं अपन नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है, जिसको अपन दूसरी भाषा में नॉन एल्ब्यूमिनस बोल सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस केस में आपके पास किसी भी टाइप का एंडोस्पर्म नहीं बचा, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है, और ये आपका रेफर करता है डाइकोट सीड को। ठीक है, डाइकोट सीड में जनरली यही होता है कि किसी भी टाइप से एंडोस्पर्म बचता नहीं है और पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, पी बीन, है ना, एटसेट्रा, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा और एग्जाम्पल देख लेना। फिर आ जाता है आपका एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस सीड कौन सी होती है, जिसके अंदर कुछ रेजिडुअल बच जाता है, किसका, एंडोस्पर्म का। देखो लिखा हुआ है रेजिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट। एग्जांपल मतलब सिंपल सी बात है, मोनोकोट सीड की बात हो रही है, मेज, कोकोनट, कैस्टर, अब फलाना ढिमकाना। एग्जांपल एनसीईआरटी में देख लेना आप, ठीक है। दो एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आ गया, तीसरा बता दिया, और कुछ अगर और चाहिए तो गूगल कर लेना, एनसीईआरटी में तो 3 ही दे रखे हैं। उसके बाद सीड की वायबिलिटी की बात कर लेते हैं भाई। सीड की वायबिलिटी याद करो, वायबिलिटी मैंने बताया था, इट इज लाइक अ ओटीपी, कितनी देर तक ये जर्मिनेट करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर जो सीड है, इनके कैपेबिलिटी, इनकी जो क्षमता है भाई बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है। 2-2 हजार साल, 10,000 साल तक ये जर्मिनेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और एग्जाम्पल देखो, दो ही आपके पास, एक तो फ्यूनिक्स डेक्टाइलिफेरा है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो कि आपको डेड सी के अंदर मिला था, 2000 साल बाद भी इसने क्या करा था, जर्मिनेशन करा था। जैसे अपन वैसे देखो, ये सीड वायबिलिटी मतलब इससे पहले एक टॉपिक आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, जब सीड है ना अपनी जर्मिनेशन की पावर को खो देती है, उसे डोरमेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है कि कब तक वो अपना जर्मिनेशन कर सकती है। तो दूसरा अपने एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, लुपाइनस आर्टिकस। ये क्या है, इसकी है ना जर्मिनेशन की पावर 10,000 साल के बाद भी जर्मिनेट कर सकता है। एंड कहाँ देखा गया था, ये आर्टिक टुंड्रा के अंदर। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक टॉपिक और आता है सीड के अंदर, जो कि है आपका एडवांटेज ऑफ सीड। एडवांटेज ऑफ सीड में बता देता हूँ, जो सीड की कोटिंग होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, सीड की प्रोटेक्शन कर रही होती है। फिर देखना होता है क्या उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो भैया आपके सामने ये एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, क्लियर। और भी कुछ फैक्टर है, उसको एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से भाई, समझ में आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर अपना सीड खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रूट की। फ्रूट आप जानते हो एक टाइप की राइपेंड ओवरी होती है, जिसे अपन मेच्योर ओवरी भी कहते हैं। 3 टाइप के फ्रूट देखने को मिलते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट ऐसे फ्रूट जो डायरेक्टली ओवरी से आ रहे हैं, ऐसे फ्रूट जो ओवरी से ओरिजिनेट हुए हैं, और उसके अंदर आपके सारे फ्रूट आ जाते हैं एक्सेप्ट समवन, है ना। कुछ कुछ को छोड़ दोगे तो आपके सारे के सारे किस में कंसिडर होते हैं, ट्रू फ्रूट के अंदर। देन बात करते हैं फॉल्स फ्रूट क्या होता है। देखो ये फॉल्स फ्रूट वही है जो ओवरी को छोड़ के अगर अदर पार्ट से आ रहा है, जैसे कि थैलमस से आ रहा है तो वो आपका एप्पल कहलाता है ना, एप्पल कहलाता है, स्ट्रॉबेरी कहलाता है, याद रखना। उन्हें कहते हैं अपन फॉल्स फ्रूट, यानी अदर देन ओवरी कोई अगर फ्रूट बनता है तो वो आपका फॉल्स फ्रूट है। एग्जाम्पल याद रखना, कैशियो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। देन अब बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक की। तो पार्थेनोकार्पिक ऐसे फ्रूट होते हैं जिसके अंदर सीड नहीं होती है, क्लियर है, सीड नहीं पाई जाती है। तो उसका एग्जांपल तो आप जानते ही हो भाई, बनाना। बनाना आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है, तो इसे याद रखना। देन अपना एक टॉपिक आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस के अंदर सीड तो बनती है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, सीड बनती है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। अगर इसको अपन इससे कंपेयर करें पार्थेनोकार्पिक से, तो यहाँ पे नो सीड, यहाँ सीड भी नहीं होती, और नो रिप्रोडक्शन, यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, ठीक है भाई, नो रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां बात करें एपोमिक्सिस की, तो इसके अंदर सीड तो बन रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, याद रखना भाई।
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो एपोमिक्सिस है वो कैसा टाइप का रिप्रोडक्शन है और किसको मिमिक करता है। तो ए सेक्सुअल है और सेक्सुअल को मिमिक करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जनरली आपका एस्ट्रेसी और ग्रासेस एपोमिक्सिस को शो करते हैं। और इसी में आप जब एनसीईआरटी में जाओगे ना तो लास्ट में पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड सेल डेवलप हो जाती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। समझ रहे हो कि डिप्लॉयड सेल बन रही है बिना रिडक्शन के, एंड वो डेवलप भी हो जाती है। वो जो आपकी डिप्लॉयड सेल थी ना वो आगे जाके डेवलप हो जाती है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? तो इसका एग्जांपल क्या रखोगे याद? एक तो है मैंगो, एक है आपका सिट्रस। क्लियर? अब क्या है, एक आपको एक डेफिनेशन याद रखनी होती है पॉली एम्ब्रियोनी की। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी की साफ साफ दिख रहा है भाई। पॉली मतलब सो मैनी यानी मैनी, और एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो की बात हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं तो वो कहलाता है आपका पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। क्लियर बच्चों? यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। एक लास्ट पैराग्राफ आपका बचता है, ठीक है, जो कि आपको रीड कर लेना है। वहां पर आपका हाइब्रिड सीड की बात करी गई है, उसको आप खुद से रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत प्रिसाइज वे में, बहुत क्रिस्प नॉलेज आपको लाके दूं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ताकि वो भी अपने बोर्ड के लिए अच्छे से बायो को प्रिपेयर कर सके। एंड तब तक के लिए अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ।